प्यारे बच्चों, नमस्ते। मैं राजश्री स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़, आप सबका कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर जो राजनीतिक विज्ञान का चैनल है, आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम बच्चों पढ़ रहे हैं जो BA द्वितीय वर्ष की पुस्तक है, विश्व की प्रमुख राज्यव्यवस्थाएं, उसके तहत अमेरिका की जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमने पहले अमेरिकी संविधान के बारे में पढ़ा है और उसके तहत हमने अमेरिकी जो संविधान की प्रमुख विशेषता है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, उसके बारे में हमने पहले अध्ययन किया है। तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के तहत जो सरकार के तीनों अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, इन तीनों अंगों को कार्य करने की स्वायत्तता दी गई है। यानी कि ये तीनों अंग अलग अलग रहकर पृथक पृथक रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और कोई भी एक दूसरे के मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन फिर भी हमें देखेंगे जो ये स्वायत्तता है जो अमेरिकी संविधान के तहत शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के रूप में दी गई है सरकार के जो शासन के तीनों अंग हैं उनको, लेकिन ये एक निर्बाध नहीं है, यानी कि इसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया गया है और वो है नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत के रूप में। यानी कि तीनों अंग अपनी अपनी स्वायत्तता का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन साथ ही एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं कि ये तीनों अपने एक दूसरे की गतिविधियों को नियंत्रित भी रखते हैं, ताकि कोई भी जो अंग है सरकार का वो एकाधिकारवादी न हो या उसके पास शक्तियों का पूर्ण केंद्रीकरण न हो जाए। इसलिए तीनों अंग एक दूसरे से पृथक रहते हुए भी एक दूसरे को नियंत्रित रखते हैं, तो इसे नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत कहते हैं। तो इसी सिद्धांत के रूप में जो अमेरिकी न्यायपालिका है उसको एक विशेष अधिकार दिया गया है और उसे कहते हैं, उस अधिकार का नाम है न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। और हमें ये देखना है कि जो ये सिद्धांत है ये विश्व के लिए अमेरिका की अद्भुत देन मानी जाती है। हमने भी ये सिद्धांत अपने संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत अमेरिकी संविधान से प्रेरित होकर ग्रहण किया है। तो सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि किसे कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, न्यायिक पुनरावलोकन का वास्तव में क्या अर्थ है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है जो न्यायपालिका है उसके द्वारा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करना। यानी कि जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका कार्य करती है उनकी वैधता की जांच करने का कार्य है वो न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। तो इसके संबंध में हम ये देखेंगे, क्योंकि कानून निर्माण का कार्य करना है व्यवस्थापिका करती है और कार्यपालिका जो है वो कानून का क्रियान्वयन करती है और ये क्रियान्वयन अपने प्रशासनिक जो ढांचा होता है, अधिकारियों का समूह होता है, उसके माध्यम से करती है। तो न्यायालय ये देखता है कि जो कानून का निर्माण किया गया उसमें और जो क्रियान्वयन किया गया है उसमें संविधान का उल्लंघन तो नहीं किया गया है, अर्थात इस संविधान के द्वारा जो शक्तियाँ प्रदत्त की गई है उन शक्तियों के अंतर्गत रहकर ही कार्य किया गया है या उन शक्तियों का अतिक्रमण किसी संस्था ने तो अतिक्रमण तो नहीं किया है। और यदि अतिक्रमण करते हैं कोई दोनों कार्यपालिका या व्यवस्थापिका में, तो उसकी अतिक्रमण को जो है न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकती है और यही सिद्धांत है उनके कार्यों को जांच करने का, ये न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत कहलाता है। तो हमने बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में समझने की कोशिश की है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पर कार्यों की वैधता की जांच करना ही एक तरीके से न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत है। तो हम ये देखें कि अमेरिका में जो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत है वो जो है वो जो शक्ति न्यायालय को दी गई है इस न्यायिक पुनरावलोकन की, ये स्पष्ट रूप से अमेरिकी संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। बल्कि चूँकि अमेरिका, हमने ये पहले पढ़ा कि अमेरिका संविधान बहुत संक्षिप्त है, इसमें केवल 7 अनुच्छेद है। तो उन अनुच्छेदों की व्याख्या करने का कार्य और संविधान की व्याख्या करने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी व्याख्या के माध्यम से ही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का उन्होंने आधार तैयार किया है। जो ये जो सिद्धांत है उसकी जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, इसकी व्याख्या सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका की उसके मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने 1803 में की थी। और उस समय एक महत्वपूर्ण विवाद हुआ था जो कि बहुत प्रसिद्ध है, उसका नाम है मारबरी बनाम मेडिसन। 1803 ईस्वी में हुआ था और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे उस समय वो मार्शल थे। और उनके वक्त जो मारबरी बनाम मेडिसन का विवाद हुआ था, उसी विवाद के फलस्वरूप ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है वो संविधान से निकल कर आई। तो इसमें इस यदि हम इस विवाद की बात करें या इसके संबंध में चर्चा करें, तो जब 3 मार्च 1801
की तारीख थी, उस समय की रात्रि को जो उस समय तत्कालिक राष्ट्रपति थे एडम्स, उन्होंने मारबरी जो व्यक्ति था उसको कोलंबिया जिले का शांति न्यायाधीश नियुक्त किया था। ठीक है। और लेकिन जैसे ही उन्होंने ये आदेश पारित किए, उसके पश्चात तो उनकी जो राष्ट्रपति का कार्यकाल था उनका पूरा हो गया था। और ये जो आदेश उन्होंने शांति न्यायाधीश के रूप में मारबरी का जो नियुक्त करने का आदेश जारी किया था, वो उन तक मारबरी तक नहीं पहुंच पाया था। तो उससे पहले राष्ट्रपति अपने पद से अलग हो गए, उनका कार्यकाल पूरा हो गया। तो जब नए राष्ट्रपति बन के आए थे जेफरसन, तो उनके जो स्टेट सेक्रेटरी या जो राज्य सचिव थे वो मेडिसन थे। तो मेडिसन नहीं चाहते थे कि मारबरी को इस पद पर नियुक्त किया जाए। तो उन्होंने जो आदेश एडम्स ने जारी किया था मारबरी के संबंध में, उस आदेश को उन्होंने रोक दिया। तो इसके खिलाफ जो मारबरी थे उन्होंने मेडिसन के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अभियोग चलाया। और जब ये अभियोग की न्यायाधीश मार्शल ने सुनवाई की, तो उसी को सुनवाई की तो मेडिसन के कार्य को उन्होंने अवैध बताया। और उनके उनके निर्णय से ये न्यायिक पुनरावलोकन का जो कर शक्ति है वो निकल कर सामने है। और उस समय उन्होंने इसके 4 आधार बताए न्यायिक पुनरावलोकन के। जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे मार्शल, उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि कोई कि जो न्याय विभाग का कार्य है कि वह बता सकता है कि कानून क्या है, इसकी उल्लेख करने इनकी कानूनों की व्याख्या करने का कार्य सिर्फ न्यायालय का है। और किसी विशेष नियम को किस मामले पर लागू किया जा सकता है और उसकी किस तरह से व्याख्या की जानी चाहिए, ये देखने का कार्य सिर्फ न्यायालय ही करता है। तो साथ ही उस समय ये उन्होंने प्रावधान रखा, तर्क प्रस्तुत किया कि यदि दो कानून जो कानून एक दूसरे से बिल्कुल विरुद्ध है, तो न्यायालय ये निश्चित करेगा कि किस कानून को किस सीमा तक लागू किया जाए, या किस सीमा तक कौन सा कानून है वो संविधान के अनुरूप है। तो इसकी व्याख्या न्यायालय के द्वारा की जाएगी। साथ ही इसमें ये भी रखा गया था कि यदि कोई कानून जो एक कानून लागू होता है और वो कानून संवैधानिक कानून के बराबर यदि उसकी स्थिति रखी जाती है, तो ये न्यायालय देखेगा कि जो सामान्य कानून है और जो संविधान के तहत जो कानून है उसमें से किसको वो मान्यता दे, किसको संवैधानिक स्थिति को प्रदान करे। तो ये देखने का कार्य सिर्फ न्यायालय का है। और न्यायालय ही जो संविधान की प्रमुखता के आधार पर उसकी व्याख्या करेगा। और यदि वो कानून संविधान के अनुरूप नहीं है, संवैधानिक कानून के अनुरूप नहीं है, तो न्यायालय उसे अवैध घोषित या असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो यहाँ से ये निकल कर आया कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार न्यायालय को है। और न्यायालय ये देखेगा कि कौन सा कानून संविधान के अनुरूप है और कौन सा अनुरूप नहीं है, किसको मान्यता वैधता की वेद किस कानून को वैध कानून माना जा सकता है। तो इस जो मारवाड़ी बनाम मेडिसन विवाद से जो महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर आए, तो इसके आधार पर न्यायिक पुनरावलोकन की कुछ विशेषताएं निर्धारित की गई। जो सर्वप्रथम थी कि इसमें संविधान की सुरक्षा रखा गया, कि न्याय पुनरावलोकन की जो शक्ति है, पुनर्निरीक्षण का जो सिद्धांत है, वो अमेरिकी शासन प्रणाली का एक मजबूत भाग बन गया। और अब अमेरिका में जो है संविधान ही सर्वोच्च कानून बन गया। संविधान की व्याख्या के प्रतिकूल बनाया गया कोई भी कानून था वो वैध नहीं माना जाता था। और व्यवस्थापिका के द्वारा जो कोई कानून है, यदि वो संविधान के प्रतिकूल है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित था कर सकता है, कर देता है। आगे है इसकी दूसरी विशेषता की संविधान की सुरक्षा। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को ये अद्वितीय शक्ति प्राप्त हो गई थी न्यायिक पुनर्लोकन की, कि हम संविधान के अधीन हैं, किंतु संविधान वही है जिसे न्यायाधीश बताते हैं। अर्थात संविधान की व्याख्या करने का कार्य न्यायपालिका का है और न्यायपालिका जो बताती है वही संविधान है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस शक्ति के द्वारा संविधान की हमेशा ही रक्षा की है। क्योंकि हम देखते हैं कि अमेरिका के जो 50 राज्य हैं वो बिल्कुल अलग अलग, उनके जो आधार है, उनका सैद्धांतिक आधार उनका बिल्कुल अलग अलग है। बहुत उनमें हर तरीके से उनमें बहुत अधिक विभिन्नता पाई जाती है। तो इन राज्यों के जो कानून थे वो अनेक कानून ऐसे थे जो संविधान के संघीय शासन व्यवस्था के विरुद्ध वो थे। तो ऐसी स्थिति में जो जो है उनको अवैध घोषित करने का और संविधान की रक्षा करने का जो दायित्व है वो न्यायालय के पास आ गया। आगे हम देखें तो का जो सर्वोच्च न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के कारण
इसके पास जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास या न्यायालय के पास इतनी शक्ति आ गई कि वो कांग्रेस का दूसरा तीसरा सदन कहलाने लगा। चूँकि कांग्रेस के 2 सदन होते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट। तो न्यायपालिका है वो कांग्रेस के तीसरे सदन के रूप में के रूप में कहलाने लगी कि उसके पास इतनी शक्तियाँ आ गई। क्योंकि इसका हम देखते हैं कि जो कानून बनाने का कार्य है वो व्यवस्थापिका का कार्य होता है, और व्यवस्थापिका के दोनों सदन हैं, वो कानूनों का निर्माण करते हैं। तो जब कानूनों की व्याख्या करता है सर्वोच्च न्यायालय, तो उसके पास ये अधिकार हो जाता है कि व्याख्या करता है, तो उस व्याख्या के माध्यम से कुछ नए कानूनों का अपने आप ही सर्जन हो जाता है, और जो न्यायालय विधियों को बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल अर्थ लगाने लगते हैं। दूसरे शब्दों में यदि इनको सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें, तो जो विधियों का नया अर्थ देता है, नई विधियों तो अर्थ देता है, तो उसके संबंध में नए नए विचार निकल कर आते हैं और नई नई विधियों का निर्माण होता है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन भी कहा जाने लगा है। चूँकि न्यायिक पुनर्निरीक्षण द्वारा संविधान की रचना जो व्याख्या की जाती है, और इन व्याख्याओं के माध्यम से न्यायिक रचना के रूप में, जुडिशियल कंस्ट्रक्शन के रूप में कुछ नए कानून अपने आप ही निकल कर सामने आ जाते हैं। इसलिए उनको तीसरा सदन कहा जाता है, क्योंकि एक तरीके से न्यायालय है वो अपनी इस जुडिशियल कंस्ट्रक्शंस के माध्यम से नए कानूनों का व्याख्या के माध्यम से नए कानूनों का निर्माण कर देता है। उसके नए इस तरह से उसकी व्याख्या करता है कि नए कानून, नए नए जो नियम है वो निकल कर आते हैं। तो इस सामान्यतः व्यवस्थापिका का काम होता है कानून का निर्माण करना, लेकिन इन व्याख्या के माध्यम से न्यायालय भी अपने जुडिशियल कंस्ट्रक्शन के रूप में नए कानूनों का निर्माण कर देता है। इसलिए उसे कांग्रेस का तीसरा सदन कहा जाने लगा है। अगला हम देखें तो इसकी विशेषता नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत के अनुरूप है। मुनरो ने कहा है कि यदि अमेरिका में न्यायिक समीक्षा का जो प्रचलन है वो नहीं होता, तो अमेरिका की शासन व्यवस्था में जो 50 राज्य हैं, जो प्रतिद्वंदी राज्य हैं एक दूसरे के, उनके परस्पर हितों के विरोधी हितों के कारण आज अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती। तो यह जो नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत के रूप में न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से अमेरिका एक अखंड देश के रूप में एकता के सूत्र में बंधा हुआ है, जिसमें इस सिद्धांत का बहुत बड़ा योगदान है। ये सिद्धांत जो है इस संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए भी आवश्यक माना जाता है, क्योंकि अमेरिका में अब तक जो संघ है वो बहुत सुदृढ़ रूप से कार्य कर रहा है। अच्छे से उन्होंने विश्व में अपनी भूमिका दिखाई है अपने कार्य के रूप में। तो इनका ये माना जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय है वो, यदि सर्वोच्च न्यायालय वो राज्यों के द्वारा ये ऐसे कानून जो असंवैधानिक है उन बनाए जाते हैं, उनको सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर देता है। तो वो कानूनों को बनाने के अधिकार से उनको राज्यों को वंचित कर देता है। इससे जो उनका संघीय शासन व्यवस्था है वो सुदृढ़ रहती है, क्योंकि राज्यों के अधिकार क्षेत्र पर न्यायालय के माध्यम से नियंत्रण रखा जाता है। और ऐसा कोई भी कानून जो संविधान के या संघात्मक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, न्यायालय उसे अवैध घोषित कर देता है। आगे इसमें देखें तो जो न्यायालय है ये कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के मतभेदों का निवारण करते हैं। जो शासन के दूसरे अंग हैं न्यायपालिका के अलावा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, इनके बीच जो भी झगड़े होते हैं उनका निपटारा और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है, ताकि वो उनको अपने अपने क्षेत्राधिकार को अतिक्रमण करने से रोका जाता है। इस आधार पर हम कहा जा सकता है कि अमेरिका का जो शासन व्यवस्था है उनका संतुलन चक्र इसी सिद्धांत के माध्यम से चलता है। इसलिए फाइनल ने ये कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय वह सीमेंट है जिससे समस्त संघीय ढांचे या महल को मजबूती से जमाए रखा गया है। यदि ये सीमेंट नहीं होती या ये पुनरावलोकन की शक्ति न्यायालय के पास नहीं होती और अपने अनुसार कोई भी राज्य या इसका कांग्रेस कानून बना सकता, कार्यपालिका अपनी इच्छा से कार्य बिना किसी नियंत्रण के कार्य करती, तो अमेरिका के लिए एकता के सूत्र में बंधे रहना और आपसी मतभेदों का निवारण करना मुश्किल हो जाता। तो ये एक सीमेंट की भांति जो शक्ति है पुनरावलोकन की न्यायालय के पास, तो अमेरिका को आज भी एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में बांधकर एक स्थायी आधार प्रदान करती है। साथ ही हम ये देखते हैं कि जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, इसमें जो संघ की शासन व्यवस्था है उसमें संघ की जो शक्ति है, जो अधिकार है, उसको सुदृढ़ किया है। ठीक है,
और इस व्यवस्था के माध्यम से राज्य की तुलना में संघ की स्थिति दृढ़ हो गई है। क्योंकि जब भी देखते हैं कि कुछ ऐसे कानून जो संविधान के संघ के कानून के विरुद्ध होते हैं तो न्यायपालिका उन्हें अवैध घोषित कर देती है। तो ऐसी स्थिति हमने कुछ उदाहरण के रूप में देखें तो जो कांग्रेस के पास एक जज कांग्रेस ने जब बैंक की स्थापना कांग्रेस ने राज्य विधानों के खिलाफ बैंक की स्थापना की थी तो न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय ने उसे वैधानिक अधिकार प्रदान कर दिया था। जबकि हम देखेंगे संविधान में ऐसा कोई अधिकार नहीं है कांग्रेस के पास, लेकिन बैंक की स्थापना करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस को दे दिया था, यानी कि उनको संघ को अधिक मजबूत करने का उसमें प्रयास किया गया। साथ ही जो व्यापार वाणिज्य वित्त के संबंध में हमेशा सर्वोच्च न्यायालय ने संघीय सरकार का ही हाथ साथ दिया है, उसी के हाथ को मजबूत किया है बजाय कि राज्यों का साथ देने के। इस तरह हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका में संघीय शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए हमेशा कोशिशरत रहता है। तो अमेरिका की जो शासन व्यवस्था है उसमें न्यायिक पुनरावलोकन का अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और इसकी प्रक्रिया की बात करें तो जो न्यायालय है वो अपने आप किसी भी कानून की वैधता की जांच नहीं करता है, यानी कि वो इनिशिएटिव नहीं लेता है। यदि उसके पास कोई ऐसा कानून आता है जिसके खिलाफ राज्य या संघ के किसी कानून को चुनौती दी जाती है तो न्यायालय अपना निर्णय करता है, यानी कि खुद आगे चलकर वो किसी भी अपने खुद के आधार पर निर्णय कोई विषय की जांच नहीं करता कानून की। यदि उसके खिलाफ कोई कानून की वैधता की जांच उसके समक्ष आती है तो ही उस न्यायालय अपना निर्णय देता है। क्षेत्र की बात करें तो न्यायिक पुनरावलोकन क्षेत्र बहुत व्यापक है। न केवल कांग्रेस के बनाए कानून अपितु अमेरिकी राज्यों के जो संविधान है उनके बनाए गए कानून और संघीय सरकार के द्वारा की गई सारी संधियां दूसरे देशों के साथ जो भी संघीय सरकार ने जो संधियां या समझौते किए हैं ये तो उसके संबंध में भी जो है सर्वोच्च न्यायालय अपना निर्णय दे सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन के रूप में उनकी वैधता की जांच कर सकता है। लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन की कुछ विद्वानों ने आलोचना भी करी है कि जो उस आलोचना की हम बात करें तो सबसे पहले ये की जाती है कि जनमत एवं लोकतंत्र की इसमें उपेक्षा की गई है। चूँकि जो कांग्रेस है जो अमेरिकी संसद के रूप में जानी जाती है वो देश की प्रतिनिधि संस्था है जिसके दोनों भाग है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सीनेट, और जिसके सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है। तो कांग्रेस राष्ट्र एवं लोकमत का सच्चा प्रतिनिधित्व करती है। अतः जब कांग्रेस के बनाए कानूनों को अवैध घोषित किया जाता है तो इसमें यह माना जा सकता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो लोकमत और जो लोकतांत्रिक भावना है उसकी उपेक्षा करता है। तो ये इसके विरुद्ध एक बात कही जाती है पुनरावलोकन के विरुद्ध। दूसरी ये है कि ये शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की अवहेलना करता है, क्योंकि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत अमेरिकी संविधान की एक शासन प्रणाली की मौलिक विशेषता है। और इस सिद्धांत के अनुसार सरकार के तीनों अंग हैं वो बिल्कुल स्वायत्त हैं, एक दूसरे से पृथक हैं। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के कारण जो सर्वोच्च न्यायालय है वो की स्थिति है वो कांग्रेस और कार्यपालिका से भी ऊपर हो जाती है। तो इससे शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की अवहेलना होती है, भावना का उसमें अंत होता है। अगली आलोचना ये की जाती है कि इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत की व्याख्या है वो अमेरिकी संविधान में कहीं भी नहीं की गई है, संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। ये सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उन्होंने अपने जो निर्णयों के माध्यम से इसकी व्याख्या कर न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार न्यायपालिका को दिया है। वास्तव में इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है क्योंकि संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। आगे है कि प्रगतिशीलता में बाधक है। तो ये हम देखते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अपनी शक्ति का प्रयोग करके अनेक ऐसे प्रगतिशील कानूनों के निर्माण में बाधा उपस्थित कर देता है और ये संविधान के विरुद्ध है, इसके आधार पर वो उसको अवैध घोषित कर देता है। तो ये प्रगतिशीलता में बाधक मानी जाती है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय है वो ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण कानून हैं उनको अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए उनको रद्द कर देता है। कांग्रेस के तीसरे सदन के रूप में बात करें तो चूँकि लोकतंत्र में न्यायालय की क्यों ऐसी स्थिति देना अनुचित है, क्योंकि कानून निर्माण की शक्ति तो जनप्रतिनिधियों को प्राप्त होनी चाहिए, जबकि सर्वोच्च न्यायालय वो
कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियमों को अवैध घोषित कर एक उच्च विधानमंडल की स्थिति प्राप्त कर लेता है, उस कांग्रेस से भी ऊपर अपनी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए नए जो तत्कालीन राष्ट्रपति हैं रूजवेल्ट, उन्होंने कहा था कि न्यायिक पुनर्विलोकन की आड़ में सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्थापिका की तीसरी सदन बनने का प्रयास कर रहा है और ये देश की प्रगति है वो इससे रुक सकते हैं, और लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतिपादन का जो स्वरूप अमेरिका का वो इससे प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए इसकी आलोचना भी की जाती है कि कांग्रेस एक अपने जो तीसरे सदन के रूप में ये जो न्यायिक निर्णयों की व्याख्या के रूप में जो नए कानून बनाता है उससे वह व्यवस्थापिका की शक्तियों का अतिक्रमण करता है। आगे हम इसकी आलोचना करें, अब हम इसके महत्व की बात करें कि न्यायिक पुनर्विलोकन का क्या महत्व है, तो हम देखें कि हमें न्यायिक पुनर्विलोकन को जो शक्ति है वो अमेरिकी दृष्टिकोण या अमेरिकी शासन व्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण उसने भूमिका निभाई है और इसका खुलकर सर्वोच्च न्यायालय ने प्रयोग भी किया है। तो इसके समर्थन में भी अमेरिकी जो सरकार है उसके बहुत से अंग इसके समर्थन में हैं। तो हम इसके महत्व की बात करें तो सबसे पहले इसका महत्व ये कि संघात्मक शासन के अनुरूप है, और संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच अनेक संवैधानिक विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये उचित ही नहीं बल्कि आवश्यक है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके पास न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति हो, ताकि वो ऐसा कोई भी काम, चाहे वो संघीय शासन व्यवस्था हो, चाहे वो संघीय स्तर पर केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य स्तर पर राज्य सरकार, यदि संविधान की उल्लंघन करके अपने अधिकारों का अतिक्रमण करने की कोशिश करता है तो न्यायपालिका उसको रोक देता है, जिससे संघात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका में सुचारू रूप से संचालित होती है। संविधान का रक्षक, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है इस अधिकार की, क्योंकि अमेरिका में जो है संविधान बहुत संक्षिप्त है और उसका व्यापक रूप से उसकी व्याख्या नहीं की गई, और इस व्याख्या करने का कार्य है ये न्यायपालिका के द्वारा अमेरिका में किया जाता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन जो है ये संविधान की पवित्रता का ये रक्षा करने का एक साधन है, और संविधान की रक्षा करते हुए उसके लोकतंत्र के आदेश तथा प्रशासन की मनमानी से भी ये देश की रक्षा करता है। आगे इसे हम और विस्तार से जानें कि जो अमेरिकी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है न्यायालय की, तो ये कानून की वैधता पर विचार करता है, क्योंकि कांग्रेस की अपेक्षा न्यायालय कानून की वैधता पर अधिक गहराई से सोच सकता है, क्योंकि न्यायाधीश होते हैं वो कानून के विशेषज्ञ होते हैं, और फिर न्यायालय वो किसी प्रतिनिधि की बजाय अधिक तटस्थ भाव से कानून की वैधता पर जांच कर सकता है, और उसके पास सामर्थ्य भी अधिक होता है, क्योंकि उसके पास न्याय से संबंधित तो उसने अच्छा अध्ययन करा है, उसकी जानकारी है, तो इससे कानून की वैधता पर भी अच्छे विस्तार से पता किया जा सकता है। और वो विशेषज्ञ और न्यायाधीश जो है विशेषज्ञ होते हैं अपने विषय के और तटस्थ भी होते हैं, तो ये उनको वो अधिक श्रेष्ठता से कार्य करने का सामर्थ्य रखते हैं। और न्यायाधीश जो राजनीतिक दलबंदी है उससे भी दूर इससे किया जा सकता है। आमतौर पे जो सर्वोच्च न्यायालय है राजनीतिक दलबंदी से ऊपर रहता है, हालांकि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो कार्यपालिका या राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और कांग्रेस उसको अनुमोदन करती है, सीनेट उसका अनुमोदन करती है। लेकिन फिर भी जो एक बार जज बन जाते हैं, न्यायाधीश नियुक्त हो जाते हैं, वो प्राय जो राजनीतिक दलबंदी है उससे ऊपर उठकर संविधान की रक्षा के लिए ही कार्य करते हैं, और ये अमेरिकी शासन व्यवस्था की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। और इससे नागरिक अधिकारों की भी रक्षा होती है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय है जो अमेरिकी जो नागरिक हैं उनकी स्वतंत्रता का रक्षा का दायित्व संविधान के पास है। तो और उनकी रक्षा के दायित्व है वो संविधान के माध्यम से न्यायालय के पास प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिकी न्यायालय जो है वो नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिकी जो न्यायिक व्यवस्था है वो एक निष्पक्ष एवं गौरवशाली इतिहास उसका रहा है। न्यायपालिका ने हमेशा एक स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका के रूप में कार्य किया है, तटस्थ रूप से उसने कार्य किया है, और संविधान की रक्षा करने में, संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना करने में, अमेरिका के नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है, नागरिक अधिकार है, उनकी रक्षा करने में हमेशा बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इसके मुनरो की हम बात करें
तो जो शब्दों में हम कहें तो ऐसी शक्तियों से सुशोभित होकर न्यायालय अमली की संविधान की राजनीतिक विज्ञान की एक अनुपम भेंट कहा जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय। और उसकी जो न्यायपालिक न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति है वो विश्व के लिए एक अद्भुत देन मानी जाती है। धन्यवाद।